Hello students, welcome back. Today in this lecture, we are going to discuss some topics related to atom. We begin this lecture with the structure of atom. Structure of atom जो है, इसकी हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हिस्ट्री के अंदर थॉमसन मॉडल आता है पहले, फिर थॉमसन मॉडल के फेलियर के बाद में रदरफोर्ड मॉडल आता है। रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर के बाद में बोर मॉडल आता है, और बोर मॉडल के फेलियर के बाद में जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये हमने पढ़ा था लास्ट में। तो ये चार मॉडल्स जो हैं ये पढ़े जाते हैं कि किस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया गया। इन तीनों के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक बार रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज इज द मॉडर्न कंसेप्ट विच ट्राई टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इट इज बेस्ड ऑन एन इक्वेशन दैट इज कॉल्ड स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, SW इक्वेशन। इसके ऊपर बेस्ड है ये मॉडल। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है, इसको लिखने के दो तरीके हैं। E माइनस यू इंटू साई, साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन। इसके अंदर ये जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन क्या करता है, इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो बताता है हमें वेव फंक्शन। अब ये जो वेव फंक्शन है ये वेरिएबल है इस इक्वेशन का, और जब इस वेव फंक्शन को हम 3 डायमेंशन के अंदर स्टडी करते हैं तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर जो सॉल्यूशंस आते हैं तो सॉल्यूशंस कंटेन साई एंड ई। कौन कौन सी वेव फंक्शंस की वैल्यूज अलाउड है, तो ये अलाउड वैल्यूज ऑफ साई हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से पता चलता है। वेव फंक्शन की तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी वैल्यूज अलाउड होंगी वो हमें सॉल्यूशन के बाद में पता चलेगा। और एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर साई। तो हमें ये दो इंफॉर्मेशन मिलती है बच्चों। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर वी गेट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साई एंड द एनर्जीज एसोसिएटेड विद दोज वेव फंक्शंस। अब ये जो वेव फंक्शन जो अलाउड वैल्यूज हमें पता चली हैं, ये अलाउड वैल्यूज क्या होती हैं, अगर आप इन अलाउड वैल्यूज का स्क्वायर कर दो तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। Orbital is the space around atom. It is the space around atom where probability of finding the electron is maximum. तो इस तरीके से स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये दो चीजें पता चलेंगी। साई कौन कौन से अलाउड हैं वो पता चल जाएंगे, इनके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड रहेगी वो पता चल जाएगी। इस साई का स्क्वायर करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, और इसी को बोला जाता है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल एक स्पेस होता है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ
जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करता, बल्कि ये एक स्पेस, एक रीजन बनाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना देखी जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सी। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल, इसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल। ये कैसे मिलेगा? साई का स्क्वायर करने से मिलेगा। तो ये बोला गया स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अंदर एटम के बारे में। तो हमने सबसे पहला अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया, साई स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो वेव फंक्शन होता है साई, इसके अंदर तीन क्वांटम नंबर्स जो है वो छुपे हुए होते हैं, एन, एल और एम। एन क्वांटम नंबर इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L quantum number is called azimuthal quantum number. M quantum number is called magnetic quantum number. ये तीनों क्वांटम नंबर्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये इलेक्ट्रॉन जो है उसकी इंफॉर्मेशन हमें इन तीन क्वांटम नंबर से मिलती है, और ये क्वांटम नंबर कहां से आ रहे हैं? इस वेव फंक्शन से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। तो देखो, ये एक एटम का मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें यह बताएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ये बताता है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा दूर करोगे न्यूक्लियस से, उतनी ही इसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। एनर्जी बढ़ने का मतलब है यहाँ पर एनर्जी लेस नेगेटिव होना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ पर भी रहेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ पर भी रहेगा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वहां पर एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव। तो जितना ज्यादा पास रहोगे उतनी ही एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी। तो एनर्जी जो है वो उतनी कम, मतलब मोर नेगेटिव। और जितना ज्यादा दूर जाओगे उतनी ही एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब है उतनी ही कम नेगेटिव हो जाएगी। तो मान लो यहां पर एनर्जी की वैल्यू अगर 200 जूल है, तो यहां जाके 100 जूल हो जाएगी। तो 100 जूल होने का मतलब वैल्यू बढ़ रही है एनर्जी की, तो कम नेगेटिव हो गई वैल्यू। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। अब आते हैं दूसरे क्वांटम नंबर पे। दूसरा क्वांटम नंबर क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर प्रेजेंट है और न्यूक्लियस से इतनी दूरी पर है, ये किस तरह की शेप बना रहा है। ये शेप स्फेरिकल है, या फिर ये शेप जो है वो कोई डंबल शेप्ड है, या फिर ये शेप डबल डंबल शेप भी हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लाउड किस शेप का बनाएगा, ये जानकारी कौन देगा? ये जानकारी देगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसकी शेप कैसी है। अगर ऐसी शेप होती है तो इसको बोला जाएगा एस सबशेल। अच्छा, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसमें हम सबशेल नाम यूज करते हैं, यहां पर हम शेल वर्ड यूज करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब यूज करेंगे तो हमें शेल जो है उसका पता चलता है, एजीमुथल में सबशेल का पता चलता है। सबशेल क्या बताता है? शेप बताता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। तो स्फेरिकल है तो एस सबशेल कहलाएगा। अगर डंबल शेप्ड है इस तरीके से, तो ये कौन सी शेप है? दिस इज डंबल शेप्ड, इसको बोलेंगे पी सबशेल। तो इसको पी सबशेल बोला जाएगा। अगर डबल डंबल शेप बना रहा है या क्लोवर लीफ शेप बना रहा है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इसको बोला जाएगा डी सबशेल। सो दिस इज बेसिकली डी सबशेल। तो ये बन गई क्लोवर लीफ शेप। क्लोवर लीफ शेप जो है उसको हम बोलते हैं डी सबशेल।
तो ये इंफॉर्मेशन हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर देता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसकी शेप क्या होगी। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि ये जो सबशेल है आपका पी सबशेल, ये कौन सी एक्सिस की तरफ है। हो सकता है ये वाई एक्सिस की तरफ हो, या फिर इसको हम इस तरीके से बना दें हॉरिजॉन्टली, तो हो सकता है ये एक्स एक्सिस की तरफ हो, या फिर इसको इस तरीके से बना दें जेड एक्सिस की तरफ, तो हो सकता है ये जेड एक्सिस की तरफ हो। तो ये हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल बता रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूरी पर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप बता रहा है जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो शेप बन रही थी उसकी डायरेक्शन बताता है। तो ये तीनों क्वांटम नंबर इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आपको कहां पर मिलेगा। एक और चौथा क्वांटम नंबर है, लेकिन उसको बाद में एड हॉक पोजीशन पे, मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि उसको हमने हायर किया हुआ है एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये आपको स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं मिलता, तो ये एड हॉक बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया गया था स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है उसकी एक्सिस पे, इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से कोई लेना देना नहीं है। इसको बोला गया कि ये प्लस हाफ या माइनस हाफ वैल्यू हो सकती है। प्लस हाफ हम लेते हैं क्लॉकवाइज के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन, ये सपोज इलेक्ट्रॉन है और ये इसकी एक्सिस है, तो अपनी एक्सिस पर अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, तो क्लॉक किस तरीके से घूमती है, उसी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है एस जो है उसकी वैल्यू ली जाएगी प्लस हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाए इस तरीके से, क्लॉकवाइज से जस्ट उल्टा, तो ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहां पर आपको एस की वैल्यू जो है वो माइनस हाफ कंसीडर करनी है। तो ये हो गया चौथा क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करवा देता हूं जो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़े थे। ये फॉर्मूला है क्वांटम नंबर के कैलकुलेशन से रिलेटेड। बच्चों n जो होता है इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, तो n इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, 4 ऑप्शंस दे दिए जाए और एक ऑप्शन अगर दिया जाए 0, तो 0 जो है वो वैल्यू नहीं हो सकती n की। n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से। तो दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद में आ जाता है L। L जो है इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है उसकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं, तो इसकी वैल्यूज होती है 0 से लेके n-1 तक। तो किसी भी पर्टिकुलर n के लिए L की वैल्यूज ये रहेंगी। तो देखो अगर n की वैल्यू 1 है तो 0 से लेके 1-1 दैट इज 0, तो एक ही वैल्यू आएगी 0। और L की वैल्यूज याद रखना, L की वैल्यू अगर 0 है तो S सबशेल, L की वैल्यू 1 है तो P सबशेल, L की वैल्यू 2 है तो D सबशेल, L की वैल्यू 3 है तो F सबशेल। तो L की वैल्यू 0 आई है तो ये कौन सा सबशेल हो गया, 1S। अब ऐसे ही L की वैल्यू जो है वो इसके लिए निकालते हैं, 2 के लिए क्या होगी, दो वैल्यूज आएंगी 0 and 1 फॉर n इज इक्वल टू 2। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की 3 वैल्यूज आएंगी 0, 1, 2। अगर L की वैल्यू जो है वो 4 है तो ये आ जाएंगी 0, 1, 2 and 3, ये 4 वैल्यूज आएंगी। अगर n 5 है तो L भी कितनी वैल्यूज देगा, 5 वैल्यूज देगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये 5 वैल्यूज आ जाएंगी L की, अगर n की वैल्यू 5 है तो। अब इसके बाद में आ जाते हैं m की वैल्यूज पे। m की वैल्यू होती है -L से लेके 0 और 0 से लेके +L।
तो देखो अगर n 1 है और l 0 है तो हमें खाली l देखना है, तो 0 रहेगा तो ये खाली a की वैल्यू देगा 0, तो इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा, ये सब शेल होगा s, ये हमारा प्रिंसिपल शेल है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा 1s से। अब इसको देखते हैं, l की एक वैल्यू तो आ गई 0, तो m की वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये हमारा 2s, एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल होगा इसके अंदर, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2s से। लेकिन अगर l की वैल्यू 1 है तो m की तीन वैल्यूज आएंगी, -1, 0 एंड +1, तो यहां पर तीन वैल्यूज आ रही है तो तीन ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, py, pz एंड px, तो हम लिखेंगे 2py, 2pz एंड 2px, ये पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब आते हैं इस पे, अगर l जो है वो 0 है तो m की भी एक ही वैल्यू आएगी 0, अगर l 1 है तो m की तीन वैल्यूज आ जाएंगी, -1, 0, +1, अगर l 2 है तो m की -1, 0, +1, +2, ये पांच वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, l = 0 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये 3s सबशेल, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इसका, यहां पर ये वैल्यू आ रही है तो ये y, ये z और ये x, तो 3py, 3pz, 3px। इसके बाद में इसको देखिए, -2, -1, 0, +1 एंड +2, -2 जो है इसको हम क्या बोलेंगे, 3d x² - y², +2 को बोलेंगे 3d xy, -1 को बोलेंगे 3d yz, +1 को बोलेंगे, इसको यहां लिखता हूं, 0 को बोलेंगे 3dz², +1 को बोलेंगे 3dxz और +2 को बोलेंगे 3dxy, तो ये हो जाएंगे नोटेशन d के। तो इसी तरीके से हम जो है वो सभी की m की वैल्यूज निकालते रहेंगे। अब देखो इसके लिए क्या हो जाएगी, a की वैल्यू आएगी 0, इसके लिए क्या आ जाएंगी, -1, 0, +1, इसके लिए क्या आ जाएंगी, -2, -1, 0, +1, +2, और इसके लिए क्या आ जाएंगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, सो ऑन। तो इस तरीके से हम एसोसिएटेड ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। तो s ऑर्बिटल जहां भी होता है वहां पर एक ही बॉक्स बनाया जाता है, लेकिन p ऑर्बिटल जहां पर आ जाता है वहां पर हम क्या करते थे, तीन बॉक्स बनाते थे। तो तीन बॉक्स का मतलब तीन ऑर्बिटल, s जहां पर होता है एक बॉक्स, p जहां पर होगा वहां तीन बॉक्स, और d जहां पर होता है वहां पर क्या करते थे, हम पांच बॉक्स बनाते थे। तो वो पांच बॉक्स क्यों बन रहे हैं, इन m की वैल्यूज की वजह से। तो ये हो गए हमारे ऑर्बिटल्स। अब हमें क्या करना है, इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो फिलिंग करने के लिए हम कुछ रूल्स जो है उनको फॉलो करते हैं। क्या क्या होते हैं रूल्स, सबसे पहले आता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड aufbau's प्रिंसिपल, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला है aufbau's प्रिंसिपल। क्या कहता है ये प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in the orbital in the order of their increasing energy। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है एनर्जी का निकालने के लिए हम यूज करते हैं n+l रूल। n+l रूल जो है ये आपको बताएगा कि किस तरीके से ऑर्डर अरेंज किया जाएगा इन ऑर्बिटल्स का। तो देखो सबसे लोअर एनर्जी जो होती है वो 1s की होती है, तो इसमें n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, s जब भी होता है तो l 0 लेते हैं, तो 1 + 0 दैट इज 1। इसके बाद आता है नेक्स्ट हायर इन एनर्जी इज 2s, तो 2s और 2p इस तरीके से लिख लो। तो ये aufbau's डायग्राम था जो हमने
11th क्लास के अंदर बनाना सीखा था। सबसे कम एनर्जी होती है n+l की 1s की, तो पहले 1s भरा जाता है। इसके बाद में आता है 2s का नंबर, तो नेक्स्ट हायर वैल्यू इज 2। इसके बाद में आता है 2p का नंबर। अब यहां पर देखो 2p और 3s, इसका जब n+l निकालोगे तो 2p का क्या आएगा 2 + 1 दैट इज 3, और 3s की n+l की वैल्यू क्या आएगी 3, दोनों सेम आ रही है। तो ऐसे केस में हम कैसे डिसाइड करते हैं, जिसका n लोअर होता है। तो यहां पर ये पॉइंट हमने पढ़ा था 11th में, इफ n+l वैल्यू इज सेम देन द ऑर्बिटल हैविंग lower value of n is filled first। इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि जो भी ऑर्बिटल आपको n+l की वैल्यू सेम दे देता है, तो उस केस में फिर n जिसका छोटा होगा उसको पहले भरा जाएगा। तो ये हो गया अबाउस प्रिंसिपल। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने ऑर्डर निकाल लिया। अब ऑर्डर निकालने के बाद में हम सेकंड रूल कौन सा फॉलो करते हैं, सेकंड रूल फॉलो होता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या कहता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? ये कहता है जब तक पेयरिंग नहीं करवाओगे, जब तक सारे के सारे ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते। दिस इज कॉल्ड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्टार्ट टिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। तो ये है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखो इसका मतलब क्या है, हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं p सबशेल में। p सबशेल में पहला इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया इस तरीके से। अब देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा p के अंदर, जैसे कि कार्बन के केस में होता है 1s2 2s2 2p2, तो p के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो आप अनपेयर्ड रखेंगे, उसको पेयर नहीं करेंगे पहले यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, अगर कोई खाली ऑर्बिटल अवेलेबल है तो पहले उस खाली ऑर्बिटल को भरा जाएगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से। और जब आपके पास कोई भी खाली ऑर्बिटल नहीं बचता, तो जैसे ऑक्सीजन का केस आता है, ऑक्सीजन में क्या हो जाता है यहाँ पर 2p4, तो अब सारे ऑर्बिटल्स जो है वो सिंगली ऑक्यूपाई हो गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब पहले इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करना पड़ेगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर पेयरिंग में यूज होगा। तो ये कहता है हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो आप खाली ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है तो पहले उस खाली ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और उसके बाद में आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, पहले आप पेयरिंग शुरू नहीं करेंगे। दिस इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके बाद में आ जाता है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल में ये बोला गया कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में ऐसे नहीं हो सकते जिनकी स्पिन सेम हो। तो ये कहता है कि अगर आपके पास एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का अगर आप क्वांटम नंबर चेक करोगे तो आपको मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम मिल सकते हैं, चौथा क्वांटम नंबर आपको डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो ये कहता है हमारा पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, और इसका यही मतलब है कि आपके पास एक ऑर्बिटल में दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते जिनकी सेम स्पिन हो। तो ये रूल्स जो थे ये हमने यूज किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एटम के अंदर बताने के लिए। तो यहां पर हमारा मॉडर्न कंसेप्ट जो है एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का,
ये कंप्लीट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ हम एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं कि भाई इन रूल्स को फॉलो करते हुए अब इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं इन सभी एलिमेंट्स के। एक ही इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले ऑर्बिटल के अंदर जाएगा 1s1। 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पहले ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल कर देते हैं इसको। 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1s2 2s1। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो टोटल कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो ये हो गए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। क्लोरीन जो है ये आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5 आएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स का। चलिए अब हम चलते हैं, एटम जो है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया गया। अब हम चलते हैं मोल कंसेप्ट पे। इस एटम का वजन जो था वो बताना था हमें एग्जैक्टली, तो इसको बताने में हमारी हेल्प करता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट जो है ये बेसिकली एक यूनिट सिस्टम है जो यूज किया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। 1 मोल किसको बोला गया है? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन as many particles as are present in 12 ग्राम of carbon 12 atoms। तो 12 ग्राम कार्बन 12 एटम्स में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इतने ही अगर पार्टिकल किसी सब्सटेंस में है तो इसका मतलब ये उस चीज का 1 मोल है। तो अब देखो, एक एटम जो होता है उसका मास क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। तो मास ऑफ 1 एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है AMU। अब 1 AMU ये कितने वेट के बराबर होगा? तो इट इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो एक AMU जो है वो इतने किलोग्राम के बराबर होता है। इतना ध्यान रखना बच्चों। तो जब भी हम किसी एटम का एटॉमिक मास एक्सप्रेस करते हैं AMU के अंदर, तो ये नंबर जो है वो उस मास के साथ मल्टीप्लाई में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलें कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 AMU है, तो इसका मतलब 12 इंटू 1.672 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो ये कार्बन का एटॉमिक मास आ गया किलोग्राम में। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। अब ये एटम्स जो है वो आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल्स। Atoms combine to form molecules और इन्हीं को बोला जाएगा फिर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो है इसकी यूनिट भी सेम रहती है AMU। जितने भी एटम्स जुड़े हुए हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो तो वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे पूछे वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो वाटर इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ये एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है। तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18 AMU। तो ये आ गया एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज
इक्विवेलेंट मास जो है वो क्या होता है? इक्विवेलेंट मास, हम उस मास को बोलते हैं, उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं विच कैन डिस्प्लेस या विच कैन कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इक्विवेलेंट मास, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that can combine with or replace 1 ग्राम of hydrogen from any substance, या फिर 8 ग्राम of oxygen from any substance, या फिर 35.5 ग्राम of chlorine फ्रॉम एनी सब्सटेंस। तो इतना अगर मास डिस्प्लेस कर देता है कोई भी एलिमेंट है या कोई भी सब्सटेंस है, या फिर इतने ही अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या क्लोरीन के साथ कोई कंबाइन कर लेता है, तो वो मास जो है, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये डेफिनेशन आ जाती है। अब ये निकालते कैसे हैं? इक्विवेलेंट वेट अगर किसी एटम का निकाल रहे हो तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी कर दो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि इक्विवेलेंट वेट बताइए सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक वेट क्या होता है? 23, और वैलेंसी क्या होती है? 1। तो ये आ जाएगा 23 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट आ गया सोडियम का। अगर मैं आपसे कहूं कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट कितना होता है कैल्शियम का? 40, वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एटम। ये तो थे एटम। अगर मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो मॉलिक्यूल की वैलेंसी लेनी पड़ेगी। मॉलिक्यूल की वैलेंसी कैसे निकालते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन द एटम्स फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई ये कहे HCl जो है इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो HCl का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ HCl। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है HCl का? 1 + 35.5 दैट इज 36.5 डिवाइडेड बाय 1 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो वैलेंसी हो गई 1। अगर कोई पूछे H2SO4 जो है इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो H2SO4 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98। अब देखो ये जब टूटता है तो ये क्या करता है? 2H पॉजिटिव + SO4 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा? 49 ग्राम। तो ये आ गया इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट जो है वो किसी भी सब्सटेंस का निकाला जाता है, आइदर बाय यूजिंग एटॉमिक वेट और बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर वेट। चलिए, तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के वेट जो रिलेटेड है एटम्स और मॉलिक्यूल से, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। अब ये जो वैलेंसी हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे, इस वैलेंसी को प्रिडिक्ट करने का, इसको बताने का हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है? क्या कोई इजी मेथड अवेलेबल है जिससे हम वैलेंसी जो है वो याद रख सकें? तो देखो बच्चों, वैलेंसी जो है वो आप ग्रुप नंबर से याद रख सकते हो। अगर ग्रुप नंबर फर्स्ट का कोई एलिमेंट आ जाए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो इन सब की वैलेंसी इनका ग्रुप नंबर ही है, दैट इज 1। ये सभी एलिमेंट एक ही वैलेंसी शो करते हैं जो इनका ग्रुप नंबर होता है। अगर कोई ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट आ जाए, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इन सब की वैलेंसी जो है वो इनके ग्रुप नंबर के बराबर होती है, दैट इज 2। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 का आ जाए, जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो इन सब की वैलेंसी जो है इनके ग्रुप नंबर में से 10 माइनस कर दो, या फिर सीधा याद रख लो, दे हैव अ वैलेंसी ऑफ 3। तो 2 के बाद सीधा 13 नंबर ग्रुप जो है वो आपको 3 वैलेंसी दिखाएगा। इसके बाद आता है ग्रुप नंबर 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड।
ये आपको एक ही वैलेंसी दिखाएंगे, दैट इज 4। तो वैलेंसी जो है वो अगर ग्रुप नंबर आप ध्यान रख सकते हो तो ग्रुप नंबर के हिसाब से आप वैलेंसी भी ध्यान रख सकते हो कि ये एलिमेंट्स 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब आते हैं ग्रुप नंबर 15 पे। ग्रुप नंबर 15 इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यहां पर देखो इन सभी की वैलेंसी अब 4 मैक्सिमम वैलेंसी होती है जो एटम्स आपको दिखाते हैं। इसके बाद में आपकी वैलेंसी जो है वो वापस से डिक्रीज होने लग जाती है। तो ये एलिमेंट जो है वो आपको वैलेंसी शो करेंगे 3। इसके बाद में ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इन सब की वैलेंसी जो है वो रहेगी 2। तो आप पहले जो है वो हाईएस्ट नंबर 4 तक जाएंगे, उसके बाद में डिक्रीज होने लग जाएंगे। ग्रुप नंबर 17 जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, इन सब की वैलेंसी होती है 1। और लास्ट में ग्रुप नंबर 18 जो है वो शो करता है वैलेंसी 0। तो इस तरीके से आप वैलेंसी ध्यान रख सकते हैं एलिमेंट्स की, इफ यू रिमेंबर देयर ग्रुप नंबर। जो बीच में एलिमेंट रह गए ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, इनकी वैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है। ये एक वैलेंसी शो नहीं करते, बहुत सारी वैलेंसी शो करते हैं। इसी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिफरेंट मिलती है। तो ये शो करते हैं मल्टीपल वैलेंसी। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा वैलेंसी प्रिडिक्ट करने का तरीका। अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की ग्रुप नंबर जो है वो याद रख पाते हैं तो हम इजीली उनकी वैलेंसीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ वैलेंसी जो है इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन एलिमेंट्स जो है इनको आप जनरली डेली लाइफ में देखते हो तो इनकी वैलेंसी जो है वो आप ध्यान रख लेना। ये ट्रांजिशन मेटल्स जो है इनकी मैं बता रहा हूं जो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक में आ रहे थे। आयरन बच्चों 2 वैलेंसी शो करता है, +2 और +3। जब ये +2 वैलेंसी शो करता है तो इसको बोला जाता है फेरस। तो अगर आपको कोई बोले कि फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का मतलब हो गया FeSO4। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में टर्म यूज किया जाता है फेरिक क्लोराइड, FeCl3। तो ये फेरिक क्लोराइड बोला जाएगा। अगर फेरस क्लोराइड बोल रखा है तो इसका मतलब FeCl2। तो फेरस लगता है +2 के लिए, फेरिक लगता है +3 के लिए। ऐसे ही एक और एलिमेंट होता है दैट इज कॉपर भी 2 वैलेंसी शो करता है। एक शो करता है +1 और दूसरी शो करता है +2। जब कॉपर +1 वैलेंसी शो करता है तो इसको बोला जाता है क्यूप्रस, और जब +2 वैलेंसी शो करता है तो इसको बोला जाता है क्यूप्रिक। इसका भी ध्यान रखना। एग्जाम्पल, यहां पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो Cu2O। कॉपर एक ऑक्साइड बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है Cu2O, और क्यूप्रिक में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा CuCl2। तो यहां पर ये क्यूप्रिक क्लोराइड, ये क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप कॉपर के भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, मतलब 2 वैलेंसी शो करता है ये याद रखना। तो ये हो गए हमारे 2 मेटल्स जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम आपको एक ही वैलेंसी दिखाएगा +3, और इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल जो हम यूज करते हैं, गोल्ड जो है, गोल्ड भी आपको एक ही वैलेंसी शो करता है +3। सिल्वर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक ही वैलेंसी शो करता है। तो इस तरीके से वैलेंसीज जो है वो आप इन मेटल्स की याद रख लेना। ज़्यादातर जो है वो आयरन और कॉपर के कंपाउंड्स और सॉल्ट्स पूछे जाते हैं, तो इन 2 को आप जरूर याद रखना। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसीज जो है इनको डिस्कस किया। थैंक यू ऑल।